हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट कीजिए के बारे में बताने वाला हूँ। पहले वाले वीडियो में हम लोग ने दो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख लिया था मैटर्स के। पहले पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम और दूसरा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये तो देख लें। अब तीसरा जो प्रॉपर्टी है मैटर का वो देख लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ठीक है, हम लोग इसको अब देखते हैं एक्टिविटी के थ्रू। प्ले द गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। तो हमें एक गेम खेलना है फील्ड में कि हमें 4 को ग्रुप बनाने हैं ह्यूमन चेन के, जैसा नीचे सजेस्टेड है उस हिसाब से। तो फर्स्ट ग्रुप should hold each other the back and lock arms like ईदू मिशमी डांसर्स फिगर 1.3। तो देखिए, पहले ग्रुप को क्या करना है कि होल्ड कर देना है उनके बैक को और लॉक कर देना है उनके हाथों को लॉक कर देना है लाइक ईदू मिशमी डांसर्स जो होते हैं उनकी तरह। ठीक है, और वो फिगर 1.3 में है। तो फिगर 1.3 यही कुछ इस तरह से होल्ड करना है, इस तरह से होल्ड करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। तो अब दूसरे ग्रुप को क्या करना है, उन्हें एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहना है और ह्यूमन चेन बनाना है। ठीक है, और द थर्ड ग्रुप should form a chain by touching each other with only their fingertips। तो तीसरे ग्रुप को क्या करना है, उन्हें एक ह्यूमन चेन बनाना है, फिर सबको एक दूसरे को सिर्फ उंगली से फिंगर के टिप्स सटा के रखना है। अब नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स should run around and try to break the 3 human chains one by one into as many small groups as possible। तो अब क्या करना है, फोर्थ ग्रुप को इन तीनों फोर्थ ग्रुप के स्टूडेंट्स को क्या कहा है, भागना है और कोशिश करना है इन तीनों ग्रुप्स को तोड़ने की, इन तीनों ह्यूमन चेन को तोड़ने की 1 by 1 इंटू स्मॉलर छोटे छोटे तोड़ देने के लिए। ठीक है, अब विच ग्रुप वॉज द ईजीएस्ट टू ब्रेक, वाई। अब कौन सा ग्रुप है जो जल्दी से टूटेगा और क्यों, तो उस सब का रीज़न अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो इफ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स से। तो हम लोग ऐसा माने कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं ना वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, और कौन सा ग्रुप है जिसके पार्टिकल्स एक दूसरे को मैक्सिमम फोर्स से होल्ड किए हुए हैं। तो इसका आंसर होगा ग्रुप 1 जो है, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को एकदम पकड़ा हुआ टाइटली। उनके ग्रुप उनके एक तरह से जो पार्टिकल्स है उनको एक तरह से माना जाए तो उनका स्ट्रॉन्गेस्ट है। और जहाँ देखा जाए सिर्फ हाथ मिलाने का, तो अगर हाथ मिलाने वाले को ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे आर्म को लॉक कर दिया गया है तो ये ज़्यादा मजबूत है देन बाकी के 2 और 3 ग्रुप से। ग्रुप नंबर 2 और 3 से ग्रुप नंबर 1 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, नाउ यू गेट इट। अब ये वाला देखते हैं। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। तो हमें लेना है एक आयरन नेल यानी कील को लेना है, लोहे की कील, और एक पीस चॉक लेना है और रबर बैंड लेना है। ठीक है, अब देखते हैं। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। तो देखिए, तो क्या करना है, हमें कोशिश करना है ब्रेक करने का इन्हें हैमरिंग के थ्रू, कटिंग के थ्रू और
स्ट्रेचिंग के थ्रू, ठीक है। इन विच ऑफ द above थ्री substance do you think the particles are held together with greater force? अब इन विच मतलब ऊपर में जितने भी तीन को सब्सटेंसेस दिए गए हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन से ऐसे पार्टिकल्स किस उन तीनों में से कौन सब पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं जो मतलब सबसे ज़्यादा टुगेदर विथ ग्रेटर फोर्स से मतलब है, मतलब उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है उनके। तो इसका ऑब्वियस सा आंसर होगा आयरन नेल। आयरन नेल होगा, फिर जाके रबर बैंड आएगा, फिर जाके चौक। चौक सबसे मतलब उसमें कमज़ोर माना जाएगा। टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर। तो हमें कुछ सम वाटर लेना है, टेक सम वाटर इन ए कंटेनर, हमें पानी को एक कंटेनर में डालना है और हमें कोशिश करना है कि कट करने का, सरफेस ऑफ वाटर को कट करने की कोशिश करना है, वो भी अपने हाथों से, मतलब अपने फिंगर से। वेयर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, क्या तुम मतलब एबल थे मतलब तुम कट करने में, मतलब सरफेस ऑफ वाटर को कट कर पाए? what could be the reason behind the surface of water remaining together? अब क्या रीज़न था कि जो सरफेस ऑफ वाटर है वो मतलब रिमेन रहा, वो मतलब कटा नहीं। तो वही पढ़ने, अब वही जानते हैं। The above three activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particles of matter have force acting between them. तो जो above थ्री एक्टिविटीज़ थे 1.6, 1.7 एंड 1.8, तो वो ये सजेस्ट करते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके पास फोर्स एक्शन एक्टिंग बिटवीन देम, फोर्स जो है वो उनके बिटवीन में एक्टिंग करता है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। अब यही फोर्स के कारण जो भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो एक साथ रहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। तो ये जो स्ट्रेंथ है इस फोर्स का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, तो ये वैरी करता है ये वन काइंड ऑफ मैटर टू अदर अनदर, मतलब हर एक का अलग अलग तरह का मतलब उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए ये वैरी करता है। और अब देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम लोग जानने वाला। स्टेट्स ऑफ मैटर, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। हम लोग अपने इर्द गिर्द अलग अलग तरह के मैटर्स को मतलब अपने इर्द गिर्द देखते हैं, और व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। तो अब हम लोग उसकी स्टेट्स के बारे में, वी कैन सी डैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हम लोगों ने ये देखा है कि जो मैटर्स होते हैं हमारे इर्द गिर्द जो एग्जिस्ट करते हैं वो तीन स्टेट्स में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. तो ये जो states है ना, these states of matter arise होते हैं due to, ये कैसे मतलब आते हैं, variation in the characteristics of the particles of matter। तो characteristic के variation से मतलब आते हैं। Now let us study about the properties of these three states of matter in detail। तो अब हम लोग इस पढ़ने वाले हैं इनके प्रॉपर्टीज, इन तीनों स्टेट्स के प्रॉपर्टीज को डिटेल्स में। द सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो एक्टिविटी 1.9 है, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। तो सबसे पहले हमें कलेक्ट करना होगा इस सब आर्टिकल्स को, फॉलोइंग आर्टिकल्स को। सबसे पहले है पेन, बुक, नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक, एक मतलब छड़ी, मतलब वुड की लकड़ी की छड़ी। और sketch the shape of the above articles in your notebook by moving a pencil
अराउंड देम। तो अब हमें मतलब क्या करना है कि उन सबको है ना, उन सबका मतलब स्केच बनाना है, उनके शेप का स्केच बनाना है इन योर नोटबुक बाय मूव। मतलब जैसे हम लोग कोई बचपन में करते थे ना कि मतलब कोई भी स्टिकर या कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मतलब इस पे रख दिया, साइड से मतलब पेंसिल से कर दिए। तो वही करना है अराउंड देम। और डू ऑल दिस डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो इन सब के पास डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है और फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो ये जो भी डिटेल्स हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें याद रखिएगा कि जो भी डिफरेंसेस होगा ना कि सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस में, तो यही डिफरेंसेस से मतलब आएगा कि इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसकी क्या नहीं है। ठीक है, तो इसे ध्यान से आप लोग सुने। What happens if they are hammered, pulled or dropped? क्या होगा अगर उन पे हैमर किया जाए, खींचा जाए और उन्हें मतलब गिर जाए, मतलब फॉल हो जाए, मतलब तो क्या होगा? तो आर दीज केपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। तो ये सब कैपेबल होते हैं कि कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से डिफ्यूजिंग करने के लिए कैपेबल होते हैं। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम? अब इन सॉलिड्स पार्ट जो भी होते हैं ना, सॉलिड थिंग्स, तो उन्हें अगर कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो क्या वो मतलब फोर्स के थ्रू तो वो कंप्रेस हो पाएंगे? तो वही देखने वाला। तो ऑल द अबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड। We can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries, and fixed volumes, that is, have a negligible compressibility. तो जो भी हमने above examples देखा, और ये सब examples था सॉलिड्स का, और हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज और फिक्स्ड वॉल्यूम। और यही वजह से उनके पास मतलब एक और प्रॉपर्टी है नेलिजिबिलिटी, मतलब नेलिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब वो कंप्रेस नहीं हो सकते हैं। सॉलिड्स हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। अब सॉलिड्स के पास ये टेंडेंसी होता है कि वो अपने शेप को मेंटेन करते हैं व्हेन बाहरी मतलब बाहर से एटमॉस्फेयर से अगर कोई भी फोर्स उन लोग पे लग रहा हो तो सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। तो सॉलिड्स जो है वो टूट जाएंगे, परंतु उन पे कितना भी फोर्स किया जाए मतलब उनका शेप जो है ना वो चेंज नहीं होता जल्दी, वो बहुत डिफिकल्ट होता है शेप चेंज कर, इसलिए वो रिजिड है। मतलब वही बात है कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ये ढीठ है एक तरह से टाइप, हिंदी में अगर बात किया जाए, हिंदी की मतलब असल में। कंसिडर द फॉलोइंग ए वॉट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड? तो क्वेश्चन क्या है पहला का कि वो क्या बात है कि मतलब जो रबर बैंड होता है वो अपना मतलब शेप चेंज कर सकता है ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड? मतलब कि रबर बैंड तो अपना शेप मतलब खींचेंगे तो वो अपना शेप हल्का सा मतलब इंक्रीज कर देता है, तो क्या मतलब उसका वो क्या सॉलिड है? तो वो सब अभी देखेंगे नीचे में। तो बी, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? अब शुगर एंड सॉल्ट के बारे में देख रहे हैं। व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स, दीज टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड? जब हम लोग शुगर और सॉल्ट की बात करें तो जब भी हम लोग उसे जार में, अलग अलग तरह के जार जिस अलग शेप के जार में रखते हैं तो वो उसी जार का शेप ले लेते हैं, क्या वो सॉलिड है? वॉट अबाउट अ स्पॉन्ज? मतलब वो स्पॉन्ज होता है ना, जो अब इसको कैसे समझा, स्पॉन्ज जो मेनली बाथरूम में मतलब इस्तेमाल होता है स्पॉन्ज का, मतलब साफ़ करने के लिए, मतलब फॉरेन में होता है, वेस्टर्न कंट्री में होता है, इंडिया में भी थोड़ा बहुत कुछ कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं स्पॉन्ज का साफ़ करने के लिए।
इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। वाई? इसको कंप्रेस भी कर पाते हैं कैसे? तो देखिए अब ये सारे के सारे जो भी मतलब है, इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है ना, हम लोग ने अभी तक जितना भी जाना कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसी पे क्या कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स तो चलो है इसके इतने सारे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो उस पर कह रहा है कि मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक इस पे नहीं है, इस पे नहीं है। तब उस सब का आंसर देते हैं। ऑल द एबव आर सॉलिड एज, इस सब के सब सॉलिड है। कैसे जानते हैं? अ रबर बैंड चेंज जिस शेप अंडर फोर्स एंड regains the same shape when the force is removed. If excessive force is applied it breaks. तो अब जानते हैं इसका रीज़न। तो देखिए जो रबर बैंड होता है वो अपना शेप चेंज करता है जब उस पर फोर्स रखता है, और वो जैसे ही फोर्स हटता है तो वो अपने सेम शेप्स में जैसा पहला शेप था उसमें पहुंच जाता है, और जब एक्सेसिव फोर्स लग जाता है तो वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। द शेप ऑफ ईच individual sugar or salt crystal remains fixed whether we take it in our hand, put it in a plate or in a jar। तो देखिए जो शेप होता है ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट का, तो उनके क्रिस्टल्स जो होते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं। जैसे देखिए कि हम लोगों ने जार में कितना सारा मिलियंस ऑफ क्रिस्टल्स मतलब उसके डाले होंगे शुगर और सॉल्ट्स के, तो तब जाके वो मतलब हुआ और वो उस जार का शेप लिया। लेकिन उसका अगर हम लोग एक छोटा सा मतलब उसका क्रिस्टल लेंगे तो देखेंगे वो पूरा सॉलिड दिखेगा। उसको मतलब हम लोग उसका शेप चेंज नहीं कर सकते हैं, सिवाय उसको तोड़ सकते हैं, परंतु उसको चेंज नहीं कर सकते उसका शेप। और वेदर वी टेक इट इन, हम लोग हाथ में ले, प्लेट में ले और जार में ले, तो वो सॉलिड ही रहेगा। अब हम लोग स्पॉन्ज की बात करने वाला है। अ स्पॉन्ज हैज़ मिनट्स होल in which air is trapped. When we press it the air is expelled out and we are able to compress it। तो देखिए जो स्पॉन्ज होता है उसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे होल होते हैं, जिसकी वजह से वो एयर को ट्रैप कर पाता है, और जब भी हम उसे प्रेस करते हैं तो वो एयर जो होता है ना वही बाहर निकलता है, ये ना कि जो स्पॉन्ज है वो कंप्रेस होता है। समझ गए? अब हम लोग द लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले हमें एक्टिविटी जाना होगा। ये बात समझ लीजिए कि ये जो चैप्टर है ना इसमें एक्टिविटीज़ ये सब के बारे में, और अगले चैप्टर में थ्योरीज, फॉर्मूलाज, केमिकल बॉन्ड, ये सब के बारे में पूरा मतलब हम लोग जानेंगे। तो एक्टिविटी 1.10, कलेक्ट द फॉलोइंग वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक। तो हमें अब ये सारी चीज़ें खरीदना है, रखना है, मतलब कलेक्ट करना है। पानी को, तेल को, दूध को, जूस को और कोल्ड ड्रिंक को। और पहला तो ये हो गया बी, कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, पुट अ 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। तो देखिए अब हमें क्या करना है, कंटेनर है डिफरेंट शेप्स का और उसमें 50 ml मार्क करके रखना है इन दिस कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। तो ऐसे बहुत सारे तरह तरह के मतलब ऐसे आते हैं, लेबोरेटरी से भी मिल जाएंगे या केमिस्ट की दुकान से भी मे भी मिल जाएंगे। What will happens if these liquids are split on the floor? क्या हो अगर ये जो लिक्विड्स है वो मतलब फैल जाएंगे ज़मीन पे। मेज़र 50 ml of any one liquid and transfer it into different container one by one। तो हमें मेज़र करना है 50 ml इनमें से किसी भी लिक्विड को, और उसे अलग अलग जगह पे ट्रांसफ़र करना, अलग अलग कंटेनर में, वन से अनदर, वन बाय वन चेंज करना है। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम? क्या इसका वॉल्यूम सेम रहता है? डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम? क्या मतलब लिक्विड का शेप सेम रहता है? व्हेन यू pour द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो इजली? जब हम लोग
एक लिक्विड को फ्रॉम वन कंटेनर टू इनटू अनदर कंटेनर में अगर डालते हैं तो क्या वो फ्लो इजीली मतलब आसानी से वो हो जा मतलब आ जाता है। तो वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो जो लिक्विड होता है, हम लोग ने ये जाना कि लिक्विड होता है तो उसके पास कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है, परंतु उसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि आखिर फिक्स्ड वॉल्यूम कैसे होता है। तो जैसे अगर आप मान के चलिए 50 ml का अगर मान के चलिए है, उससे आपने अपने 100 ml के गिलास में डाल दिया, तो अब उसमें वो तो आधा कैप्चर कर लिया, तो अलग कंटेनर में डाल दिए। तो आप कहेंगे कि वॉल्यूम इसमें फिक्स कैसे है। तो उसका मतलब जो वॉल्यूम है उसका तो 50 ml है। तो अब आप चाहे किसी भी कंटेनर में रखें, उसका मतलब वॉल्यूम तो 50 ml ही रहेगा। मतलब उसके मतलब 100 ml के हिसाब से वो आधा है, तो 1/2 कितना होता है 50 ml। तो वही बात होगी। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। तो अब ये है कि इसका शेप क्यों नहीं इक्वल होता है, कि सेम क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो कंटेनर जिसमें डाला जाता है ना उसका शेप ये ले लेता है। और लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड्स जो होता है वो फ्लो कर पाता है और इस चेंज शेप कर पाता है, अपना शेप चेंज कर पाता है, तो जिस वजह से वो रिजिड नहीं होता है परंतु वो फ्लूइड होता है। ठीक है। Refer to activity 1.4 and 1.5 where we saw that solid and liquid can diffuse into liquid। हम लोगों ने ये देखा एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 से कि सो दैट सॉलिड और लिक्विड जो होता है वो डिफ्यूज़ हो सकता है लिक्विड्स में। तो 1.4 एंड 1.5 कहाँ पे देख लेते हैं, वो दिखाते हैं 1.4 एंड 1.5। तो ये रहा 1.5 एंड 1.4 के बारे में, ये सब आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको बताया है, तो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे थे। तो गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिज़ोल्व इन वाटर। तो जो गैसेस होते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं या डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में। These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. So, उनमें से वो स्पेशल गैसेस जो मतलब ऐसा करते हैं तो वो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों गैसेस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मतलब एक्वाटिक एनिमल के लाइफ के लिए, मतलब उनको जीने के लिए, एंड प्लांट्स के लिए जो मतलब पानी में पाए जाते हैं मतलब ज़मीन पे पाए जाते हैं। ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। हर एक प्राणी को जीने का अधिकार होता है, ब्रीथ करने का अधिकार होता है सर्वाइवल के लिए। कोई उससे उसका हक नहीं छीन सकता। द एक्वाटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। तो जो एक्वाटिक एनिमल है वो मतलब ब्रीथ कर मतलब सांस ले सकते हैं वाटर के अंदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। जो मतलब ऑक्सीजन है मतलब डिजॉल्व हो गया है वाटर के अंदर उसके थ्रू। दस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स दर। तो हम लोग ये ये समझ सकते हैं कि कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉलिड और लिक्विड और गैस जो है वो डिफ्यूज हो जाते हैं और into solid. The rate of diffusion of liquid is higher than the solid। जो डिफ्यूजन रेट होता है ना लिक्विड का वो सॉलिड से ज़्यादा होता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state। तो इसका ये फैक्ट है कि जो लिक्विड स्टेट होता है उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर पाते हैं क्योंकि उनके बीच में स्पेस जो होता है वो ज़्यादा होता है देन सॉलिड स्टेट के मुकाबले ज़्यादा होता है स्पेस, इसलिए ज़्यादा मूव कर सकते हैं वो लोग, इसलिए उन
का जो ये है कि वो ज़्यादा डिफ्यूज़न जल्दी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा पार्टिकल्स मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उतना ज़्यादा मूव कर पाए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरे स्टेट के बारे में, द गैसियस स्टेट के बारे में। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बैलून सेलर filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? कभी आपने ये देखा है कि इतने जो बैलून सेलर्स जो होते हैं वो कितने सारे नंबर में, लार्ज नंबर में जो बैलून्स होते हैं वो मतलब सिर्फ एक सिंगल सिलेंडर गैस के थ्रू मतलब पूरा भरते हैं। इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बैलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। अब इनसे इंक्वायर करना है, मतलब ऐसे ये एक्टिविटी समझ सकते हैं, ये मतलब है कि आप चाहे तो पूछ सकते हैं कि एक गैस मतलब एक सिलेंडर ऑफ गैस से कितने सारे बैलून मतलब फूल सकते हैं। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर, और ये भी पूछना कि कौन सा गैस होता है उसके मतलब सिलेंडर में। तो एक्टिविटी 1.11 देखते हैं। टेक 3 100 ml syringes and close their nozzles by rubber cock as shown in figure 1.4। तो हमें 3 को 100 ml के syringes यानी सुई लेनी है, मतलब इंजेक्शन लेना है, मतलब लगाने वाला नहीं, उसके मतलब जो इंजेक्शन का मेन जो बॉडी होता है वो लेना है 100 ml का, और उसको क्लोज कर देना है उसके नोजल से बाय रबर कॉर्क के थ्रू एज शोन इन फिगर 1.4। तो हम लोग 1.4 को देखते हैं ताकि हम लोग समझ पाएंगे। तो ये देख सकते हैं, तो इसमें से पहले क्या किया, नीडल निकाल दिया है और वहीं पे रबर कॉर्क लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे रबर कॉर्क लगा दिया है नीडल निकाल के। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस। वही मतलब जो पिस्टन होता है तो वही मतलब उसका सुई मतलब उसका जो नीडल होता है वही होता है, तो वो पहले तो निकाल देना है तीनों में से। और लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड। तो अब क्या करना है, एगो में कुछ भी नहीं भरना है उसको, मतलब उसमें कुछ भी अंदर में नहीं डालना है। दूसरे में वाटर डालना है, तीसरे में चॉक के पीसेस डालने हैं। ठीक है, insert the pistons and back into the syringes. You may apply some Vaseline on the pistons before inserting them into the syringes for their smooth movement. तो और पिस्टन्स को है ना इंसर्ट कर देना, मतलब पिस्टन यहाँ पे देखिए, मतलब डायग्राम से आप समझेंगे। तो ये है पिस्टन, इसको निकाल के यहाँ पे वो जो भी मतलब डालना है, पानी डाल देना है। और अब क्या करना है, पिस्टन को डालना है सुई के अंदर, इंजेक्शन के अंदर, बैक इनटू टू द सिरिंजेस। और हम लोग एक और चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, वैसलीन इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द सिरिंजेस फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। उनके स्मूथ मूवमेंट के लिए वैसलीन एक तरह का मतलब क्रीम होता है, उसी को साइड में लगा देंगे तो उससे वो जल्दी मतलब मूव कर पाएगा। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंजेस। अब क्या करना है, ट्राई करना है कंप्रेस करने का, जो भी उसके अंदर में कंटेंट है वही पुशिंग मतलब उसको फोर्स डाल के मतलब उसको दबा के पिस्टन को और इन प्रत्येक सिरिंजेस में मतलब ये तीनों में ऐसा करना है। अब हम लोग देखते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन विच केस वॉज द पिस्टन ईजली पुश्ड इन। अब क्या ऑब्जर्व किया और कौन से केस में जो पिस्टन है वो ईजली मतलब हो गया, दब गया, मतलब उसका कंटेंट मतलब पुश्ड हो गया। तो व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, क्या तुम जाने अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्या इन्फॉर्मेशन मतलब गेन की उससे। तो देखिए, वी हैव ऑब्जर्व डैट gases are highly compressible as compared to solid and liquid। सो हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि जो गैस होता है
वो हाईली कंप्रेसिबल होता है एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG cylinder that we get in our home for cooking, for the oxygen supply to hospital in cylinders in compressed gas. So the लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी LPG जो होता है सिलेंडर, वो भी एक तरह का मतलब कंप्रेस गैस होता है जिससे हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए और ऑक्सीजन सप्लाई के लिए भी उसी तरह का। LPG नहीं तो कोई और तरह का मतलब आता है। और टू हॉस्पिटल्स में इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैसेस। तो देखिए, जो हम लोग सिलेंडर्स जो देखते हैं ना, मतलब अपने घर में जो आता है, मतलब उसका जो ऊपर का कवर होता है स्टील जो उसके ऊपर से रहता है, वही 14 पॉइंट कुछ kg का रहता है और उसके अंदर का मटेरियल भी कुछ वही 14-15 kg का होता है। आपको पता है वो मतलब आपको देखने में लगता है बस इतना सा गैस होगा, लेकिन उसे इतना बहुत सारा मतलब एक बड़े से रूम जितना होगा उसको कंप्रेस करके उतना तक किया होगा, मतलब उससे थोड़ा सा कम होगा या ज़्यादा होगा उसमें मैं ठीक से मतलब बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मतलब समझ लीजिए कि जितना आपको दिख रहा है ना उससे अधिक उसका एक्चुअल में मतलब क्वांटिटी है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज़ यूज्ड एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल। तो जो एक और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो CNG, वो मतलब आज के समय में व्हीकल में फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसफर्ड इजीली। जैसे मैंने बताया कि जो इसके हाईली कंप्रेसिबिलिटी के कारण जो लार्ज वॉल्यूम में मतलब इसके गैस होते हैं उसे कंप्रेस करके स्मॉल सिलेंडर्स में डाल के उसे ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं ईजिली, वरना उतने सारे गैस को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत मुश्किल होता है। वी कम टू नो of what is being cooked in the kitchen without even entering there. एक सेकेंड, हाँ क्या पता, without even entering there by the smell that reaches our nostrils. How does this smell reach us? So we come to know, अब हम लोग ये जानेंगे कि जब भी जो कोई फूड मतलब खाना ये सब बनता है किचन में, जो हम लोग बिना किचन के अंदर आए हुए हमारे नाक में मतलब हम लोग को स्मेल आने लगता है क्या बन रहा है, मतलब उसका सुगंध आने लगता है। तो हाउ डज द स्मेल रीच अस? अब ये स्मेल कैसे आता है? तो द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड mixed with the particles of air spread from the kitchen reaches and even further away. So जो particles of the aroma होता है फूड का, वो मिक्स हो जाता है particles of air से, मतलब उससे मतलब मिक्स कर जाता है और spread from the kitchen reaches us and even further away. देखिए जैसे ही वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हुआ, एयर के पार्टिकल्स काफ़ी दूर तक मतलब ट्रेवल करते हैं, आपको तो पता ही होगा। तो उसी तरह तो वो भी काफ़ी दूर तक आया। अगर वो गर्म होता है तो उसके अंदर की काइनेटिक एनर्जी बहुत सारे होने के कारण इस वजह से हम लोग उसको स्मेल कर पाते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड्स। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड। हॉट कुक्ड फूड होता है ना, उसके जो उसका स्मेल होता है ना, वो हम लोग को सेकेंड्स में मतलब आ जाता है। कंपेयर दिस with the rate of diffusion of solid and liquids. So जितना ज़्यादा आपका काइनेटिक एनर्जी मतलब पार्टिकल्स का बढ़ेगा ना, तो देखिए आप इतना समझ लीजिए सॉलिड से अधिक काइनेटिक एनर्जी मतलब ऐसे नॉर्मली मूविंग में लिक्विड ज़्यादा और लिक्विड से ज़्यादा गैस ज़्यादा है। और अगर गैस पे ज़्यादा मतलब स्मेल में अगर हॉट स्मेल आएगा मतलब हॉट सा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। Due to high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusion very fast into other gases. So, due to high speed particles and large space between them, अब देखिए जो क्योंकि वो हाई स्पीड से पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं क्योंकि उनके पास लार्ज स्पेस है बिटवीन देम, और गैसेस वो अपना प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं
डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, वो मतलब डिफ्यूज कर पाते हैं जल्दी अदर गैसेस के से। In the gaseous states, the particles move about randomly at high speed. गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होता है वो मूव करता है रैंडमली, यानी अलग अलग जगह पे मतलब रैंडमली मूव करता है, वो भी हाई स्पीड से। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, द प्रेशर एंड exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container. तो ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट, ये रैंडम मूवमेंट के कारण जो पार्टिकल्स होते हैं वो खुद को भी मतलब हिट करने लगते हैं अदर, एंड ऑल्सो जो वॉल होते हैं मतलब दीवार होते हैं कंटेनर के, जिस कंटेनर में मतलब है कोई भी कंटेनर होता है उसके अंदर एयर तो मतलब ज़्यादातर होता ही है, वाटर प्लास्टिक वाटर को देख लें। और द जो प्रेशर होता है एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकम ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पे मतलब ये फोर्स एक्सर्ट होता है ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो अब जैसे आप एक और चीज़ अब आगे देखें तो ये फिगर 1.5 है, तो ये मतलब ऐसा शो कर रहा है, ये देखिए सॉलिड, इसके पार्टिकल्स कुछ इस तरह के होते हैं। लिक्विड में चलो है मतलब गैप सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में होता है, ठीक है। अब देखते हैं कैन मैटर्स चेंज इट्स शेप, तो ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी बड़ा बन चुका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब and watch my all videos.